माता की मित्रों, हम लोग रोहिणी नक्षत्र का ही अध्ययन कर रहे हैं। हर वीडियो में प्रायकर मैं बोलता हूँ कि नक्षत्रों का पर्टिकुलर सब नक्षत्रों का पाठ मैंने डिटेल में पूरा बताया हुआ है। अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो आप ये सोचिए कि डीप नॉलेज की कर रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र का पूरा पाठ तो मेरा दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर ग्रह प्लेस होना, फिर चरणों में उसका फल होना, वो सब की चर्चा कर रहे हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने सूर्य के बारे में चर्चा की थी, आज चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। और मेरे हिसाब से जैसे रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रमा के पास है, राशि वृष में आता है, वृष राशि का स्वामित्व शुक्र के पास है, गण मनुष्य है, योनि सर्प है, चरणाक्षर ओ वा वी वू चरणों के हिसाब से है। पहले चरण का मंगल है स्वामित्व, दूसरे चरण का शुक्र को स्वामित्व है, तीसरे चरण का बुध को है, चौथे चरण का चंद्रमा को स्वामित्व है। ये हो सकता है मैं आगे जब तक ये रोहिणी नक्षत्र का समाप्त नहीं हो पाठ तब तक हो सकता है मैं बाकी पाठों में ये सब बात वापस डिटेल में नहीं बोलूँ। तो सूर्य का जो पाठ मैंने पिछले इसके पहले जो दिया था उसमें मैंने पूरी डिटेल में ये सब चीज़ें बताई थी आपको, और इस चंद्रमा में फिर मैंने बता दिया आपको, लेकिन थोड़ी डिटेल में पूरी अच्छी तरह से उस पाठ में मैंने बताई थी। और हो सकता है आगे वाले पाठों में आपको नहीं मिलेगी, तो आपको फिर वो पूरा रोहिणी नक्षत्र जब आप सुनेंगे शुरू से तो वो इस डिटेल का आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से करना चाहिए। और गण मनुष्य योनि सर्प ये सब चीज़ों का भी पाठ मैंने दिया है। और रोहिणी नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र, ये सब का अध्ययन क्यों जरूरी है, ये आप खुद अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि नक्षत्रों के बगैर ग्रहों का, राशियों का, बाकी वर्णों का, योनियों का, तिथियों का कोई महत्व नहीं है, या महादशा दशा का। तो सब चीज़ों में जब नक्षत्र ही मेन है तो फिर नक्षत्रों का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। प्रथम चरण में, रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर चंद्रमा हो तो जातक मिष्टभाषी और मितभाषी दोनों होता है, मतलब मीठा बोलने वाला और कम बोलने वाला, स्नेहशील व्यवहार करता है और धनी होता है। मतलब आदमी कम बोलेगा लेकिन मीठा बोलेगा और धनी होगा और बड़ा प्यार से स्नेह से आपसे बात करेगा, मिलेगा, चाहे आप अनजान भी हो। दूसरे चरण में चंद्रमा हो तो संगीत एवं ललित कलाओं में रुचि बढ़ाता है ऐसे जातकों को। शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकता है, और आवास या आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं और कर रहे हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस है, बार बार आपको आवास चेंज करना पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ होता है। शुक्र यहाँ पे स्वामित्व है दूसरे चरण का, और चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठा है दूसरे चरण में तो उसका ये फल है। तीसरे चरण में अगर चंद्रमा हो तो जातक बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व तथा कुछ डरपोक होता है, लेकिन स्त्रियों से विशेष प्यार मिलता है, घर की हो बाहर की हो। चतुर्थ चरण में जातक सत्यनिष्ठ होता है, रत्न संबंधी कार्य में विशेष सफलता मिलती है। आजकल जो स्टोन वगैरह के जो काम हम लोग देखते हैं, जेम्स ज्वेलरी, वो सब में रुचि भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो सब काम से जुड़ित हो, एस्ट्रो भी हो सकता है। तो उस सब कामों में कुछ विशेष रुचि होता है और विशेष ज्ञान भी होता है रत्नों के विषय में ऐसे जातकों को। अब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा किसी भी चरण में बैठा हुआ है और उसके ऊपर दूसरे ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। अगर सूर्य की दृष्टि हो चंद्रमा पे, रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कृषि कार्यों से लाभ होता है, धनी और गुप्त विद्याओं में भी रुचि होती है। गुप्त विद्या आप एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हैं, आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र है या तंत्र मंत्र शास्त्र है वो सबको भी बोल सकते हैं, या इतिहास में जो गुप्त इतिहास जो हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता है, स्टडी नहीं है, वो खाली लाइब्रेरी में पढ़ा है, तो वो सब में रुचि हो सकती है। गुप्त विद्याओं में ऐसे जातकों की रुचि होगी। अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक सत्यवादी और दूसरी मेल फीमेल का
एक दूसरे के प्रति आकर्षण का थोड़ा स्वभाव हो सकता है। बुध की दृष्टि हो तो जातक अत्यंत बुद्धिमान और जीवन में सफल होता है। गुरु की दृष्टि जातक धार्मिक वृत्ति का और अपने उत्तरदायित्व अपने कर्तव्य की पूर्ति ऐसा जातक करता है। उसके कर्तव्य जो उसके ऊपर आए हैं समाज या घर की वजह से, या जिनको वो अपना कर्तव्य समझता है, उसकी वो पूर्ति करता है, चाहे उसको कोई अच्छा बोले चाहे कोई बुरा बोले। शुक्र की दृष्टि जातक को भौतिक सब सुखों को प्रदान करती है। भौतिक सुख में क्या है? भौतिक सुख एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। परिवार का सुख, स्त्री का सुख, बच्चों का सुख, गाड़ी बंगले घोड़ा नौकर चाकर बिजनेस सबका सुख, तो उसमें उसको कुछ विशेष सफलता प्राप्त होती है या प्राप्त करता है। शनि की दृष्टि जातक को थोड़ी माता से या माता के स्नेह से वंचित कर सकती है और पिता से भी कोई विशेष लाभ ऐसे जातकों को नहीं मिलता। तो हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर शनि की दृष्टि ऐसे जातक पे पड़ रही है और उसके साथ साथ दूसरे ग्रह की भी पड़ रही है जो बाकी सबकी अच्छी है, तो फिर शनि का फल गौण भी हो सकता है। और मान लीजिए कि शनि का फल पूर्ण प्रभावी है, तो हो सकता है जातक नलियान पक्ष में पले, या जातक बोर्डिंग स्कूल में पले, या जातक हमेशा ही परिवार से दूर रहे। तो ऐसा कुछ भी फल देखने को मिलता है ऐसे जातकों का। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर सब ग्रहों की दृष्टि, वो सबका फल कैसा हो सकता है, कैसी संभावना हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी फल आते हैं, जो भी प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं या जो सीखते हैं, सीखने के लिए सुनो, वीडियो भी देखो, आप चर्चा भी करो। अगर आपका कोई दोस्ती है अच्छे गुरुओं से और अच्छे एस्ट्रो से, उनके पास भी बैठो और अपनी कम्युनिटी में कुछ इस टाइप का आप चेंजेस लाओ। अगर लाया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं तो अगर आपको इस विषय में रुचि है तो आपकी संगत में इस तरह का चेंजेस लाओ कि आपके आसपास, आपके अगल बगल या दिन में 1-2 बार उन लोगों का सानिध्य प्राप्त हो जो इस विषय में पारंगत है या वो भी रुचि रखते हैं। तब क्या होता है, एक तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे मेरा एक मेंटलिटी था शुरू से, हालांकि मैं सर्विस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही सोचता कि जहाँ भी जो इस ज्ञान से मतलब रखते हैं, चाहे थोड़ा हो, चाहे बेसी हो, चाहे कम हो, तो उसको प्राप्त करो, उनकी भी सुनो। उन्होंने भी तो कुछ रिसर्च किया है। हर आदमी, हालांकि मानते हैं कि एक छोटा सा उम्र है और सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, किसी को पूर्ण ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसा होता है कि किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन अभ्यास में जाके देखते हैं तो वो चीज़ जब सुनते हैं किसी से वो सूत्र और फिर हम लोग लगाते हैं उसको, तो वो सही मिलता है। तो ऐसी बहुत सी बातें ज्योतिष के विषय में जो बहुत सी गुप्त है, वो गुरुओं के द्वारा ही मिल रही है। बहुत सी बातें लिपिबद्ध कर दी गई है जो हम लोगों को पढ़ने से या चैनल के द्वारा मिल रही है। ज्योतिष केवल किताबों से या केवल चैनल वगैरह सुन के आप सोचते हैं कि प्राप्त कर लें, ये बहुत मुश्किल है। प्राप्त करने वाला दिमाग आपको अपना खुद का डेवलप करना पड़ेगा। उसकी थिंकिंग को ब्रॉड और डीप में जाने का जो कैपेसिटी है वो आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ प्राप्त होगा। आप केवल पढ़ के सुन के बहुत मुश्किल है। इसमें एक्सरसाइज सबसे मेन पार्ट है। जब आप ग्रहों को, नक्षत्रों को वहाँ लगाएंगे और उस पर एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अगर वो फल वैसा नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी डीप थिंकिंग में जाएंगे, डीप एक्सरसाइज करेंगे, तब जाके उसका पता भी चलेगा आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या होना चाहिए। क्योंकि केवल एक चीज़ से पढ़ के या मेरे चैनल से सुन के, अब मैंने इसको ये बताया आपको कि रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा इस चरण में बैठने से ये फल होता है और दूसरे ग्रह की दृष्टि का ये फल होता है, तो वो कंफर्म नहीं है।
क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो दूसरा ग्रह जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं आपके पैदा होते समय ही एक दूसरे को वेद तो नहीं कर रहे। गोचर का जो फल बताया जाता है कि यहाँ पे शुभ गोचर है, यहाँ पे अशुभ गोचर है, वो आप अपनी जन्मपत्री में भी लगाए कि वो शुभ अशुभ जो गोचर है वो आपके जन्म के समय में तो कैसा था, आपका शुभ गोचर था, वो सब भावों में जो ग्रह बैठे हुए, या उनका अशुभ गोचर था, वो सब का भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा आपको राशियों के हिसाब से, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। फिर अष्टक वर्ग का ध्यान रखना है, कौन सी राशि में आपको कितने अंक मिले हुए हैं। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जिनको समझना कुछ समय में पॉसिबल नहीं है। बहुत से आदमी हैं जो आज 10-10, 15-15, 20-20 साल से इसमें पढ़ भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। मैं मेरा ही बता दूं कि मैं जब मेरा इंटरेस्ट इसमें लगा था, मेरा उम्र हुआ था 20-22 साल, तब से। हाँ, ये अलग बात है, मैंने इसको कभी प्रोफेशनल नहीं बनाया अपना। उस समय भी सर्विस ही करता था, आज भी सर्विस ही करता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट मेरा था और कंटिन्यू उस दिन से आज तक में। मतलब आप सोचिए कि उस टाइम में अगर 10 मिनट 15 मिनट शौक की वजह से सीखा था, या 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता था, तो आज मैं एनी टाइम मेरे दिमाग में घूमता है। मैं मेरी सर्विस का ड्यूटी पूरा करते समय भी मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें घूमती रहती, तब जाके आपका दिमाग में वो चीज़ें फिक्स होती रहेगी। अवचेतन मस्तिष्क में जब वो चीज़ें आपकी घुसेगी, तब उसी का प्रारूप बन के चेतन में आएगी कि नहीं ये ऐसा होगा, और फिर आप देखिएगा वो वैसा ही मिलता है, उसी तरह से होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, इनकी वजह से आदमी योग ध्यान साधना में भी जाता है। इनकी वजह से आपका दिमाग का डेवलपमेंट एक ऐसा हो जाता है, आप देखते नहीं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, जो अच्छे एस्ट्रो होते हैं या अच्छे विद्वान होते हैं, जिनको आप पंडित भी बोल सकते हो, ज्योतिषी भी बोल सकते हो, वो नॉर्मल लाइफ के आदमियों के साथ नहीं बैठते। घर परिवार में भी मतलब नॉर्मल बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। कारण यही होता है कि वो जब बहुत कुछ जानने लगते हैं, तब उनको ये भी पता चलता है कि मैंने अभी कुछ नहीं जाना है, अभी बहुत बाकी है। सही है स्टॉप, जो ये बोलते हैं मैंने सब कुछ जान लिया, आप ये समझ के चलिए कि वो वही है जहां से उसने शुरू किया है। ज्ञान एक ऐसा रास्ता है, उसका कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे ज्योतिष में जाओ, चाहे वेद में जाओ, चाहे अपना प्रोफेशनल, चाहे इंजीनियरिंग, IIT, किसी में भी जाओ, ज्ञान का कभी सीमा नहीं होता है। ज्ञान उत्तरोत्तर उन्नति करते रहता है। अब आपके दिमाग की सीमा हो सकती है, आपके शरीर की सीमा हो सकती है, आप कितना प्राप्त करते हैं वो आपकी सीमा हो सकती है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। रोज़ नए सूत्र मिलते हैं दिमाग में, रोज़ नई चीज़ें आती है दिमाग में, उन सबको याद रखना या लिख के रखना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मोटा प्रायकर हर पाठ में बोलता हूँ कि इसको सीखे ज़रूर, जितना सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रो बने, लेकिन इस ज्ञान की वजह से आपकी जो सोई हुई जो नसें हैं दिमाग की, वो जागृत होती है। जब उन नसों में जब खुराक जाती है, क्योंकि जब आदमी सोचता है एक अलग लेवल पे, तो वो अलग लेवल वाली नसें जागृत होती है, एक्टिव होती है आदमी की। फिर वो एक्टिव हुई नसें आपको दूसरे वर्क में, अपने प्रोफेशनल वर्क में आपको बहुत काम आती है। आपका दिमाग जस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जय माता।